Assalamualaikum future doctors. Welcome back to my channel Bio Home Academy. If you are preparing for MTCAT and want to learn biology concepts clearly, so you are in the right place. So today we will discuss about coordination and control, and that's nervous coordination. तो आज हम डिस्कस करेंगे MTCAT का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. सो नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होती है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारा जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है और जो हमारी नर्व्स होती हैं वो साथ मिलकर जो है किसी भी चेंज को या स्टिमुलस को जो है रिस्पॉन्स करती हैं. हमारे इन्वायरमेंट में या हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी स्टिमुलाई होते हैं, उनको रिस्पॉन्स किया जाता है. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो आज के लेक्चर में इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे. रिसेप्टर्स एज ट्रांसड्यूसर्स, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, नर्व इम्पल्स क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्सेस और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, और लास्ट में हम ब्रेन की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे. तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है सिवाय स्पंजेस के सब एनिमल्स में प्रेजेंट होती है. और उसमें क्या होता है जो है हमारे पास फर्स्ट होता है टू रिसीव और टू डिटेक्ट द इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई. हमारी बॉडी के अंदर या हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उनको जो है रिसेप्टर्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं. फिर जो है सेंसरी न्यूरॉन उसको जाकर लेकर जाते हैं टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की तरफ लेकर जाते हैं, जहाँ पर जो है हमारे इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स होते हैं. तो ब्रेन में जहाँ स्पाइनल कॉर्ड में क्या होती है इंटीग्रेशन होती है, यानी कि उस स्टिमुलस को समझा जाता है कि वो किस तरह का स्टिमुलस है और उसके नतीजे में एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है. तो वो जो होती है नर्व इम्पल्स वो ट्रैवल करती है यानी कि मोटर न्यूरॉन की तरफ, और वो जो मोटर न्यूरॉन है वो हमारा उस नर्व इम्पल्स को, उस रिस्पॉन्स को जो है सेल्स की तरफ, ग्लैंड्स की तरफ या मसल्स की तरफ लेकर जाता है ताकि वो फंक्शन अपना जो रिस्पॉन्स है वो कर सके. और उसके अलावा जो इसका फंक्शन होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन का वो यही होता है तो कोऑर्डिनेट मेटाबॉलिक सेल इंटीग्रिटी, यानी कि सारे के सारे जो बॉडी के फंक्शंस हो रहे हैं इतने कॉम्प्लेक्स, तो उनको जो है कोऑर्डिनेट करना. उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसेप्टर्स द बॉडीज ट्रांसड्यूसर्स, यानी कि ट्रांसड्यूसर हम उस चीज़ को कहते हैं जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू एन अदर. यानी कि मिसाल के तौर पर हमारी आइज़ जो हैं वो लाइट को डिटेक्ट करती हैं, उसमें इस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं. हमारे ईयर्स जो हैं वो साउंड को डिटेक्ट करते हैं. तो ये लाइट और साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो इन फॉर्म ऑफ एनर्जी को जो है नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट किया जाता है और वो जो है वो रिसेप्टर्स ही कन्वर्ट करते हैं. तो इस हवाले से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं. एक तो जो है मैकेनो रिसेप्टर्स हैं जो प्रेशर, टच वगैरह को और साउंड वगैरह को जो है वो डिटेक्ट करते हैं, और प्रेशर वाले जो हैं वो स्किन में होते हैं और साउंड वाले जो हैं इनर ईयर की तरफ होते हैं, और टच वाले भी जो हैं हमारी स्किन के अंदर होते हैं. दूसरे होते हैं नोसिसेप्टर्स जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं. पेन रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारा कोई भी टिश्यू में डैमेज वगैरह हो जाता है तो उसको डिटेक्ट करते हैं. और इसके अलावा है हमारे पास थर्मो रिसेप्टर जो हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं, और वो स्किन में मौजूद होते हैं और हाइपोथैलेमस में भी होते हैं. उसके अलावा हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल मॉलिक्यूल्स हो गए उनको डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हो गए और गस्ट्रेटरी जो होते हैं वो टंग में होते हैं, और ओल्फैक्टरी जो होते हैं वो नोज़ में होते हैं.
और उसके अलावा फोटो रिसेप्टर्स हो गए जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। वो हमारी आइज़ में जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं वो जो होते हैं वो दे वर्क एज रिसेप्टर्स। इसके बाद हमें स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन देखना है कि एक न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो न्यूरॉन जो होता है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है हमारी पूरी बॉडी में। तो इसके जो हमारे पार्ट्स आ जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख रहे हैं जो ब्रांचेस की फॉर्म में है इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये जो डेंड्राइट्स होती हैं वो किसी भी सिग्नल को जो है किसी भी दूसरे न्यूरॉन से जो है या फिर जो है हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं ये डेंड्राइट्स। और जो है वहाँ से जो है सिग्नल जो है वो हमारा सेल बॉडी की तरफ यानी कि जो सोमा है ये सेल बॉडी यहाँ पर ट्रांसमिट होता है। तो ये जो होते हैं ब्रांच शॉर्ट होते हैं रिसीव सिग्नल्स और इनका सरफेस एरिया लार्ज होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेल बॉडी या सोमा या जिसको हम साइटोन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम आपको याद रखना है साइटोन। तो इसमें जो है हमारा न्यूक्लियस होता है, इसमें हमारा जो है न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनील्स होते हैं। इसके अलावा इसमें निसल्स बॉडी होते हैं। अच्छा, निसल्स बॉडी जो होते हैं वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस में राइबोसोम्स को मिलाकर जो है हम निसल्स बॉडीज़ कहते हैं जिनका काम यही होता है टू फॉर्म द प्रोटीन। और इसके अलावा ये जो सेल बॉडी होती है उसमें जो है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आए तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जा रही है लाइन पूरी की पूरी एक प्रोजेक्शन जो जा रही है और उसके साथ साथ उसकी ब्रांचेस भी हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं इस पूरी की पूरी जो है इसको हम कहते हैं एक्सोन और ये इसकी जो है वो ब्रांचेस हैं, इनको हम एक्सोन टर्मिनल भी कहते हैं। तो इसमें जो होता है यहाँ पर जो सेल बॉडी को सिग्नल नर्व इम्पल्स जाता है तो फिर उसके बाद जो है हमारा नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है एक्सोन की तरफ और एक्सोन के टर्मिनल्स के थ्रू जो है वो दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स की तरफ या फिर मसल की तरफ या ग्लैंड की तरफ जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होती है। तो ये एक लॉन्ग सिंगल फाइबर होती है, कंडक्ट सिग्नल अवे और मे बी माइलिनेटेड यानी उसमें माइलिन शीट हो सकती है। अच्छा, माइलिन शीट क्या होती है कि माइलिन शीट जो होती है वो न्यूरॉन को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है और नरिश करता है और वो श्वान सेल्स का बना हुआ होता है और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का। श्वान सेल्स जो हैं वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिस पे जो है वो क्लासीफाई किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फंक्शनल टाइप्स की बात करें तो उसमें हमारे 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं। एक तो हमारे हैं सेंसरी या जिनको हम एफेरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं जो कि कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी रिसेप्टर्स से हमारी इम्पल्सेस को जो है हमारे ब्रेन की तरफ, हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर आता है। उसके बाद आ जाता है हमारा इंटर न्यूरॉन जो कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है आपस में और ये जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंटर न्यूरॉन जो है वो इंटीग्रेशन में जो है वो हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्स को समझने में हेल्प करते हैं क्योंकि ये जो है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोटर या इफेरेंट न्यूरॉन जो कि
हमारा इम्पल्सेस को कैरी अवे करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स की तरफ, यानी कि मसल्स की तरफ, ग्लैंड्स की तरफ। जो भी हमारा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो रिस्पॉन्स जनरेट करता है वो मोटर न्यूरॉन जो है वो जाकर मसल की तरफ लेकर जाता है। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चरल टाइप्स की बात करें तो उस हवाले से भी हमारे पास 4 तरह के न्यूरॉन्स हैं। इसमें एक तो हमारे पास आ जाता है यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन में ये होता है कि आप देख सकते हैं कि सेल बॉडी है ये, और उससे एक ही ब्रांच निकल रही है, एक ही यानी कि एक प्रोजेक्शन निकल रही है, फिर इसकी जो है ब्रांचेस हैं। तो ये जो एक प्रोजेक्शन निकल रही है ना, ये वर्ब से स्पोर्ट यानी कि ये डेंड्राइट की तरह भी वर्क करती है और एक्सॉन की तरह भी वर्क करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाइपोलर न्यूरॉन। तो ये आप देख रहे हैं सेल बॉडी है, इसकी तरफ से 2 प्रोजेक्शंस यानी कि निकल रही हैं सेल बॉडी में से, एक यहाँ से और दूसरी यहाँ से। तो उनमें से एक जो होगी वो डेंड्राइट के तौर पर वर्क करेगी और एक जो होगी वो एक्सॉन के तौर पर वर्क करेगी। उसके बाद आ जाता है हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है वो ह्यूमंस में जो है ज़्यादातर जो न्यूरॉन्स होते हैं मोस्टली वो मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन में ये होता है कि ये सेल बॉडी है तो उसकी तरफ से एक लॉन्ग प्रोजेक्शन जा रही है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, और उसके बाद ये जो निकल रही है इसकी प्रोजेक्शन सेल बॉडी से डायरेक्टली निकल रही है, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स कहते हैं। तो इस हवाले से ये मल्टीपोलर न्यूरॉन हुआ। और उसके बाद हमारे पास आता है सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन। इसको हम सीडो यूनिपोलर इसलिए कह रहे हैं कि बेसिकली ये जब डेवलपमेंटल स्टेजेस में होता है तो ये बाइपोलर होता है, लेकिन जब उसकी डेवलपमेंट हो जाती है तो ये ऐसा दिखता है जैसा कि ये यूनिपोलर न्यूरॉन हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सेल बॉडी है, यहाँ से प्रोजेक्शन निकल रही है और ऐसा ही लग रहा है कि ये एक ही प्रोजेक्शन है। हालांकि ये 2 डिफरेंट प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि बाद में मिल जाती हैं, डेवलपमेंटल स्टेज में इश्यूज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से ये बाद में इस तरह से दिखता है जैसा कि ये यूनिपोलर न्यूरॉन है। इसीलिए हम इसको फास्ट यूनिपोलर न्यूरॉन कह रहे हैं क्योंकि असल में ये बाइपोलर होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा कि ये एक ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी में जो कि जनरेट होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं, लेकिन हमारी बॉडी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है अपना हाथ वहाँ से दूर कर देती है। तो ये एक किस्म का रिफ्लेक्स एक्शन है। और उसके अलावा जब भी हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा लाइट जाती है तो हमारा जो प्यूपिल होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ये भी एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, और जो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो पाथ लिया जाता है बाय न्यूरॉन्स तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क इज़ द पाथवे फ्रॉम रिसेप्टर टू इफेक्टर प्रोसेस्ड एट द स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो मोस्टली जो हमारी बॉडी में रिफ्लेक्सेस होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे भी होते हैं जो ब्रेन में होते हैं, बाकी मोस्टली हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। तो इसलिए हम स्पाइनल कॉर्ड वाला जो है रिफ्लेक्स आर्क पढ़ेंगे। तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारा रिसेप्टर। ये आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमारी फिंगर है और यहाँ पर जो है स्किन है, तो इसमें कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, नोसिसेप्टर्स। तो ये जो हाथ है वो किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को लग रहा है तो उसको डिटेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है सेंसरी न्यूरॉन या एसेरेंट न्यूरॉन जो कि उस डिटेक्ट करती है रिसेप्टर से जो है
उसको लेकर जाते हैं टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर जो है वो इंटीग्रेशन होती है स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि ये थर्ड जो होता है हमारा इंटर न्यूरॉन होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड में होता है। उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड क्विकली जो रिस्पॉन्स जनरेट करता है उसको जो है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, यहाँ पर जो है यहाँ पर मोटर न्यूरॉन है तो उसके थ्रू जो है वो लेकर जाया जाता है टुवर्ड्स द इफेक्टर। यहाँ पर जो हमारा हैंड है ये जो है हमारा इफेक्टर है जो पे अपने आप को उस हॉट ऑब्जेक्ट से दूर कर देगा, पुल अवे कर देगा। तो इस रिफ्लेक्स एक्शन में जो है ब्रेन को इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन बाद में यानी कि बाद में हमें पता चलता है जब वो रिस्पॉन्स हो जाता है, जब हम अपना हाथ उठा लेते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट को लगा था। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस आ जाती है। पता है फर्स्ट जो है वो डेवलपमेंट के बेसिस पे कि कुछ जो हमारे मोस्टली जो हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं वो इनेट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो अक्वायर्ड होते हैं। इनेट इन अ वे के जो हमारा हैंड विथड्रॉवल रिफ्लेक्स होता है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, नी जर्क होता है, तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे इनेट हैं, यानी कि इसमें कोई भी लर्निंग इन्वॉल्व नहीं होती। हमारी बॉडी खुद ब खुद यानी कि बचपन से ही पैदा होते ही हमारी बॉडी के अंदर ये चीज़ें फिक्स हैं कि जब भी कोई हार्मफुल चीज़ होगी तो हम उसको अपने हाथ को अपने बॉडी को से दूर कर देंगे। तो ये इनेट रिफ्लेक्सेस होते हैं। और दूसरे होते हैं अक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस जिसमें हमारे पास आ जाती है टाइपिंग या जो हमारी ड्राइविंग होती है। तो इसमें ऐसा होता है कि जब हम टाइपिंग सीख जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो फिर हम कीबोर्ड की तरफ देखते भी नहीं हैं और ऑटोमेटिकली हमारे हाथ जो है सही कीज़ की तरफ जाते हैं। तो ये अक्वायर्ड होता है, लर्निंग के थ्रू होता है, प्रैक्टिस के थ्रू होता है। सेम इज़ द केस विथ ड्राइविंग। तो ड्राइविंग में जो है हमारे जो पैर होते हैं, फुट होते हैं हमारे, वो उस ब्रेक्स को जो है उन पर उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो किसी भी ख़तरनाक सूरत हाल में जो है हम और ऑटोमेटिकली और स्पॉन्टेनियसली यानी कि हम उसको ब्रेक लगा देते हैं। तो ये अक्वायर्ड हो गया। उसके बाद आ जाता है साइट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि ट्यूमरस को जो है वो कहाँ पर जो है इंटीग्रेट किया जा रहा है, समझा जा रहा है, उसके नतीजे में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो वो जो होते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस भी होते हैं और क्रेनियल रिफ्लेक्सेस भी होते हैं। तो जो हमारा नी जर्क हो जाता है वो स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है। और उसके अलावा जो हमारा प्यूपिल जो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है तो वो हमारा क्रेनियल रिफ्लेक्स होता है। उसके बाद जो होता है हमारा नेचर ऑफ रिस्पॉन्स के हवाले से कि अगर तो हमारे स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व होंगे या कार्डियक मसल्स तो फिर ये हो जाएगा एक तरह का ऑटोनॉमिक टाइप ऑफ जो है उसकी रिफ्लेक्स हो जाएगा। और अगर तो हमारे स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं तो ये हमारा सोमेटिक रिफ्लेक्स हो जाता है। जैसे हैंड विथड्रॉवल जो है वो स्केलेटल टाइप ऑफ यानी सोमेटिक रिफ्लेक्स है। और जो हमारा पेरिस्टोसिस हो गया या हमारा प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो वो उसमें हमारे स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा जो फोर्थ बेसिस है क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस की वो है नंबर ऑफ सिनेप्सिस, यानी कि कितने सिनेप्स बनते हैं, यानी कि एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ जो लिंक होता है उसको हम कहते हैं साइनेप्स। तो उसके बेसिस पे हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो एक होते हैं मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस और दूसरे होते हैं पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस में यूँ होता है कि सेंसरी न्यूरॉन होता है, फिर जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है बीच में और उसी स्पाइनल कॉर्ड में जो है मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन का जो है आपस में डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही साइनेप्स जो है वो बनती है, इसलिए हम इसको मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस जिसमें जो है
यानी कि दो या दो से ज़्यादा सिनेप्स बन सकते हैं। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में जो होते हैं वो इंटर न्यूरॉन्स भी होते हैं जो कि सेंसरी न्यूरॉन के साथ और जो है मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बनाते हैं। तो इस हवाले से हमारे दो सिनेप्स या दो से ज़्यादा सिनेप्स बन सकते हैं, तो इसलिए हम उसको पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कहेंगे। मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स में हमारे पास जो आ जाता है वो नीचर इसकी एग्जाम्पल है। ये मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है और ये फास्टेस्ट रिफ्लेक्स ऑफ आवर बॉडी है। और पॉलीसिनेप्टिक्स में बाकी जो भी सिनेप्सिस होते हैं वो मोस्टली यानी कि पॉलीसिनेप्टिक में आ जाएंगे। हैंड विड्रॉवल रिफ्लेक्स हो गया तो वो पॉलीसिनेप्टिक में आ जाता है और वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं रिफ्लेक्सेस। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो है नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स क्या होता है? इट्स अ मूविंग वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो कि डिपेंड करती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा होता है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो है न्यूरॉन जो होता है वो रेस्ट पे होता है और उसमें जो हमारा पोटेंशियल होता है वो होता है -70 मिलीवॉट। और इसमें जो है न्यूरॉन की जो स्टेट होती है वो आउटसाइड और इनसाइड जो होती है वो डिफरेंट होती है। और वो इस तरह से होती है कि आउटसाइड जो होते हैं वो सोडियम ज़्यादा होते हैं, पोटेशियम जो होते हैं वो कम होते हैं, एनाइंस जो होते हैं वो भी कम होते हैं। और आउटसाइड जो होती है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होती है। इन द सेम वे अगर हम इनसाइड की बात करें तो इनसाइड में सोडियम जो है हमारा कम होता है, पोटेशियम जो है वो हमारा ज़्यादा होता है और एनाइंस वो भी हमारे ज़्यादा होते हैं। तो इस हवाले से जो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन की वो नेगेटिवली चार्ज होती है। तो इन आयन्स की डिफरेंट कंसंट्रेशन होने की वजह से आयन जो हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं। तो ऐसा होता है कि सोडियम आयन्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं बाहर, तो वो इनसाइड की तरफ मूव करते हैं। और जो पोटेशियम आयन्स हैं वो इनसाइड जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो आउटसाइड की तरफ मूव करते हैं। तो पोटेशियम आयन्स की कंपैरिजन में जो सोडियम आयन है वो कम मूवमेंट करते हैं जबकि पोटेशियम ज़्यादा मूव करते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि पोटेशियम के जो होते हैं वो लीकी चैनल्स होते हैं जिसकी वजह से पोटेशियम ज़्यादा आउटसाइड जाते हैं और इस वजह से जो है इनसाइड वो हमारी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, यानी कि -70 मिलीवोल्ट। और आउटसाइड जो होता है वो इनसाइड के कंपैरिजन में पॉजिटिव होता है। तो इन आयन्स की जो है कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए और इस पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास जो होता है वो होता है हमारे पास होता है सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है 3 सोडियम को ये जो है इनसाइड से जो है वो आउटसाइड की तरफ मूव करवाता है और 2 पोटेशियम को जो है वो इनसाइड मूव करवाता है। यानी कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ATPs में यूज़ होती है। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप इस तरह से काम करता है ताकि -70 मिलीवोल्ट को मेंटेन किया जा सके। उसके बाद हमारे पास दूसरा होता है वो होता है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल तब होता है, तब जनरेट होता है तब जो है रेस्टिंग से एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज होता है जब हमारे पास कोई स्टिमुलस आता है। और इस स्टिमुलस की जो थ्रेशहोल्ड वैल्यू होती है, थ्रेशहोल्ड वैल्यू वो -50 से जो है -55 मिलीवोल्ट तक होती है।
यानी कि इस पोटेंशियल का अगर स्टिमुलस हमारे पास आता है तो ही जो है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो सकेगा, वरना नहीं हो सकेगा। उसमें हमारे पास फर्स्ट होता है इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि -50 to -55 मिली वोल्ट जो होगा। अगर तो हमारे पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ जाता है तो तभी जो है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो उसमें इस लेवल पे पहुंचने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में यूँ होता है कि सोडियम के जो है वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाता है और इस वजह से बहुत सारा सोडियम जो है वो इनसाइड आ जाता है। तो इसलिए इनसाइड जो होता है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जो कि तकरीबन +30 मिली वोल्ट तक जाकर पहुंचता है। तो हर बुक में जो है वैल्यू वो डिफरेंट लिखी हुई है, तो आप अपनी बुक के हवाले से देखें कि उसमें क्या वैल्यू लिखी हुई है और आप उसको याद करें। या मैं यहाँ पर जो है वो जनरलाइज करके बता रही हूँ कि वहाँ पर जो है जब डिपोलराइजेशन होती है तो उसमें सोडियम के चैनल्स ओपन होते हैं और इनसाइड जो है बहुत सारा सोडियम आ जाता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और पोटेंशियल जो है +13 मिली वोल्ट तक जा पहुंचता है। उसके बाद जो है हमारे सोडियम के चैनल्स जो है वो बंद होते हैं और हमारा थर्ड स्टेप होता है जिसको हम रिपोलराइजेशन कहते हैं, यानी कि न्यूरॉन फिर से जो है वो रेस्ट वाली स्टेट पे आने की कोशिश करता है। तो रिपोलराइजेशन में यूँ होता है कि पोटेशियम के जो चैनल्स हैं वो खुल जाते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो होते हैं पोटेशियम के वो खुल जाते हैं। इस वजह से पोटेशियम जो है बहुत सारा आउटसाइड चला जाता है, जिसकी वजह से इनसाइड जो होती है फिर से नेगेटिव हो जाती है और आउटसाइड सेम पॉजिटिव हो जाता है। तो ये होती है हमारे पास रिपोलराइजेशन। उसके बाद जो होता है वो होता है हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन में यूँ हो जाता है कि पोटेशियम जो चैनल्स होते हैं ना वो बंद होने में टाइम लगाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा पोटेशियम बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा पोटेंशियल है वो -18 मिली वोल्ट पे जा पहुंचता है, -18 मिली वोल्ट पर। तो उसमें जो है पोटेशियम चैनल्स के देर से बंद होने की वजह से उसके बाद न्यूरॉन जो होता है वो वापस जो है अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे यानी कि उस पर रीच करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप जो है फिर से एक्टिव हो जाता है और जो है पोटेंशियल को सेम -17 मिली वोल्ट पर लाता है। तो इसको हम अगर ग्राफिकल वे से देखें एक्शन पोटेंशियल की ग्राफ को, तो उसमें यहाँ पर आप देखें यहाँ पर तकरीबन -50 मिली वोल्ट पर जो है हमारे पास आ जाता है, यानी कि यहाँ पर फिर पहले जो है हमारा -17 मिली वोल्ट है जो कि RMP है। उसके बाद हमारे पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ जाता है जो कि -50 या -55 मिली वोल्ट होता है। उसके बाद जो होती है हमारे पास राइजिंग फेस होता है, ये जो ऊपर को जा रहा है राइजिंग फेस, जिसमें जो है हमारी डीपोलराइजेशन होती है, डीपोलराइजेशन। और ये जो होती है वो पीक पॉइंट होती है, पीक पॉइंट जहाँ पे जो स्टिमुलस है वो तकरीबन +30 मिली वोल्ट को या उससे ज़्यादा हो सकता है। पीक पॉइंट पर +30 मिली वोल्ट जो होता है और उसके बाद हमारे पास लाइन नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि फिर से ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है और यहाँ पर जो स्टेप होता है वो होता है रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन होती है हमारी और यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ जा रहा है थोड़ा सा, तो ये जो है यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन हो रही है जो कि -18 मिली वोल्ट को
रीच कर जाता है हमारा पोटेंशियल, और उसके बाद ये जो लाइन से स्ट्रेट हो रही है तो यानी कि ये फिर से जो है बैक टू RMP यानी बैक टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जा रहा है हमारा टेंशन। So this was all about today's lecture. Watch the next video, Nervous Coordination Part 2 on my YouTube channel. If you found this video useful, then like and subscribe to my channel Bio Home Academy for more videos. Thanks for watching and Allah Hafiz.